बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम किंगडम प्लांटी चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। आज जो एसएलओ पढ़ना है वो है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। अब हम पॉलीट्राइकम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये ब्रायोफाइट्स की एक एग्जाम्पल है, जिन्हें आप कॉमनली मॉसिस कहते हो, उसकी एक एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। अब बजाय हम पहले बुक वाले कंटेंट पे आए ना, नॉलेज सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम, मैं आपको ये सारा एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ना एक सिमुलेशन से समझाता हूं। सिमुलेशन समझ ली, फिर हम आएंगे स्लाइड्स पे और बुक के कंटेंट को जरा अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये आपके पास स्क्रीन पे ना यहां मल्टीपल आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं। इवन इतने छोटे प्लांट्स हैं कि हम डेली लाइफ में इन्हें कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन ये जो आपके पास अर्ली प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स और उनमें भी मॉसिस, और मॉसिस में आज जो हम पॉलीट्राइकम पढ़ेंगे, ये आपके पास स्मॉल साइज के प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम शायद प्लांट ही नहीं समझते, झाड़ियां वगैरह समझ लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट ज़हन में होता है कि वो बड़ा सा ट्री जो है, वुडी ट्री, वही प्लांट है। तो ये देखो, ये आपकी सराउंडिंग में इस तरह से एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपका है पॉलीट्राइकम। अगर आप अभी से गौर करो, एक आपको इसमें ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, जो कि इसमें गेमीटोफाइट जनरेशन है। ठीक है, हम ये बातें कर चुके हैं कि हमारे पास दो जनरेशंस हैं प्लांट्स में, एक गेमीटोफाइट जनरेशन और दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन। गेमीटोफाइट जनरेशन वो होती है जो गेमीट्स बनाती है, स्पोरोफाइट जनरेशन वो होती है जो स्पोर्स बनाती है। ये आपके पास मिलके पॉलीट्राइकम बना रहे हैं। इसमें से गेमीटोफाइट जनरेशन जो है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये डोमिनेंट होती है, फोटोसिंथेसिस ये करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन गेमीटोफाइट जनरेशन के साथ अटैच होती है और उसके ऊपर ग्रो करती है, इसलिए ये उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक हो गया। अब जरा हम वन बाय वन ओवरव्यू करते हैं इनकी लाइफ साइकिल को। स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? स्पोरोफाइट से। और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसमें अगर आप लोग देखो तो आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। एक ये डंडीनुमा स्ट्रक्चर है जिसे सीटा कहा हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ऊपर कैप्सूल है जो कि असल में स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम हमने पढ़ा हुआ है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, ये उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। यहां हम इसे कह रहे हैं कैप्सूल। बस इतना सा स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट जनरेशन का। इस कैप्सूल में ना स्पोर्स बनने हैं। कैसे बनेंगे अभी हम देखेंगे और इसका अंदर से स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ये उसके ऊपर ढक्कन था, अपर ये रिमूव होता है जब स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स आके मिट्टी पे गिर जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और जब ये स्पोर्स आके मिट्टी पे गिरते हैं, ये वहां पे ग्रो करते हैं, और ग्रो करके ना स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो आपके पास अभी क्या हुआ? गेमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। ठीक है, करेक्टेड। हमारे पास अभी तक क्या हुआ है कि थी स्पोरोफाइट जनरेशन जिसमें बने स्पोर्स, लेकिन उस स्पोरोफाइट जनरेशन ने ना ग्रो करके गेमीटोफाइट जनरेशन बनाई है। आप लोगों के लिए इसको समझने में क्या आसानी है? स्पोरोफाइट जनरेशन जो थी वो प्लांट का वो फेस है जहां वो डिप्लॉइड होता है, और ये गेमीटोफाइट स्टेज वो फेस है प्लांट का जहां ये हैप्लॉइड है। क्योंकि स्पोर्स मियोसिस की वजह से बने तो स्पोर्स हैप्लॉइड है, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जब ग्रो किए हैं तो इन्होंने हैप्लॉइड जनरेशन बनाई है, जिसे आप कह रहे हो गेमीटोफाइट। अभी जो गेमीटोफाइट है ये दो तरह के हैं। एक आपके पास मेल गेमीटोफाइट है, ठीक है, और दूसरा आपके पास फीमेल गेमीटोफाइट है। ठीक, ये इनके टॉप के ऊपर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो जनरेशन है इसमें बनने हैं गैमीट्स, इसलिए तो हम इन्हें गेमीटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। ये देखें, ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो ऊपर दिखाए हुए हैं। यहां हमारे पास ये देखो, ठीक है, ये स्टेज में आपको एक दफा दोबारा भी रियलाइज करवाऊंगा। ये देख रहे हो ऊपर क्या हो रहा है कि हमारे पास असल में जो मेल गेमीटोफाइट जनरेशन थी ना, इस पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां पे स्पर्म्स बने थे, गेमीट्स, मेल गेमीट्स।
हवा के अंदर वो जो नमी थी, पानी के वेपर्स थे, या बारिश के दौरान वो पानी का कतरा आया, वो इससे टकराया और उसने बहुत से स्पोर्स जो हैं वो मेल गेमीटोफाइट से फीमेल गेमीटोफाइट में ट्रांसफर कर दिए। ये आपको यहां पे ये बबल बना हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पानी का बबल है ये असल में अपने अंदर बहुत सारे स्पर्म्स, मेल गेमीट्स को ट्रांसफर करके लाए यहां पे। और ये ऊपर आपके पास उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जूम डायग्राम है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास एग को हाईलाइट कर रहा है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट आया है असल में यहां से स्पर्म्स मूव करते हुए नीचे आते हैं एग तक। ये वो अभी क्विकली हो गया, मैं आपको एक दफा गो थ्रू भी करवाऊंगा। इसे आप कह रहे हो पॉलिनेशन हो रही है, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेल गैमीट जो है वो एग तक जा रहा है और वो जाइगोट बनाया। और ये देखो जाइगोट ग्रो किया और उसने दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी, जहां से हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी। इस स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर्स बने थे और हमने स्पोर्स से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था। स्पोर्स ने ग्रो करके गेमीटोफाइट जनरेशन बनाई थी और इसके ऊपर मौजूद फर्टिलाइजेशन जब हुई गैमीट्स की तो आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन बनी। अब आपने ना क्विकली उस स्टेज को दोबारा ऑब्जर्व करना है, इसको जूम ही रखें, जहां आप देखोगे कि पानी के कतरे की वजह से मेल गेमीट स्पर्म ट्रांसफर होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। बस आपने इस पे फोकस करना है। ये देखें जी, पानी का कतरा आएगा हवा से और वो अपने साथ बहुत सारे स्पर्म्स को, वो ऊपर देखो जूम की एरिया में आपको वो ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, ये स्पर्म्स हैं। और ये इस तरह वहां से मूव करते करते एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं और फिर ये जाइगोट बनता है। जाइगोट ग्रो करके पूरा स्पोरोफाइट बना देते हैं। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल थी इसकी, पॉलीट्राइकम की। अब हम इसे बुक से पढ़ेंगे और एक और सिमुलेशन की मदद से इसको जरा क्लोजली ऑब्जर्व भी करेंगे डिटेल के साथ। पॉलीट्राइकम को हम जनरली हेयर कैप मॉस कहते हैं। कहते हैं कि आपके पास ब्रायोफाइट्स में अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़नी है तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? यही कि स्पोरोफाइट जनरेशन गेमीटोफाइट जनरेशन बनाती है और गेमीटोफाइट जनरेशन दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है। एक जनरेशन दूसरी को, दूसरी जनरेशन दोबारा पहली जनरेशन को बनाती है। इसे आप कहते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही होती है। ठीक, इसमें आपके पास दो फेसेस हैं, वन बाय वन अब हम दोनों को पढ़ते हैं। स्टार्ट हम करते हैं गेमीटोफाइट स्टेज या गेमीटोफाइट जनरेशन से। ठीक हो गया। ये आपके पास ब्रायोफाइट्स में भी और पॉलीट्राइकम चूंकि उसके एग्जांपल है इसमें भी प्रीडोमिनेंट स्टेज है, यानी कि डोमिनेंट स्टेज है। डोमिनेंट स्टेज से मतलब ये होता है कि जब आप प्लांट को देख रहे होते हैं ना तो आपको ये स्टेज नजर आ रही होती है, ये ग्रो कर रही होती है। इसमें आप देखते हो कि आपके पास ग्रीन लीफी अपीयरेंस होती है। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और ये गेमीटोफाइट अपना फूड खुद बना के ग्रो कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट स्टेज है। ठीक, गेमीटोफाइट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स बनते हैं, लेकिन जो गैमीट्स बनते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन चूंकि गैमीट्स बन रहे हैं इसलिए हमने इन्हें कहा है ये गेमीटोफाइट स्टेज है, जनरेशन है। अब हम देखते हैं इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को जहां मेल और फीमेल गैमीट्स बनने लगे। ठीक है, हमने इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह डिटेल में नहीं पढ़ना। यहां आपके पास बुक में भी डायग्राम देने का मकसद यह है कि आप पढ़ी हुई चीज को विजुलाइज भी करो ताकि समझने और याद रखने में आसानी हो। हमारे पास दो गेमीटोफाइट्स हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल गेमीटोफाइट स्पर्म बनाएगा, फीमेल गेमीटोफाइट ने एग बनाना है। हम स्टार्ट करते हैं मेल गेमीटोफाइट से और देखते हैं वो क्या स्ट्रक्चर है जहां पे ये स्पर्म बनेगा। ये जो मेल गेमीटोफाइट है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। हम क्या कहते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को? एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया इसका प्लूरल है, एंथ्रिडियम इसका सिंगुलर है। और ये आपके पास डायग्राम एंथ्रिडियम की है। तो एंथ्रिडियम क्या हो गया? स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फीमेल गेमीटोफाइट है इसका काम होता है
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, जिसको आप आर्चिगोनिया और सिंगुलर आप आर्चिगोनियम कहते हो। तो आपने भी ये दो टर्मिनोलॉजीज याद कर लेनी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रिडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम, जिसमें एग बनेगा। अब हम आते हैं एंथ्रिडियम पे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका एक पार्ट है स्टॉक, ठीक, जो इसको अटैच करवा रही है प्लांट के साथ, गमीटोफाइट के साथ, और दूसरा ऊपर एक थिक पोर्शन है जिसे आप क्लब शेप कह रहे हो, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। कहता है ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप देखते हो कुछ सेल्स हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं। हम इन सेल्स को कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं ये बनाते हैं एंड्रोसाइट्स, और एंड्रोसाइट्स जो है वो डेवलप होके स्पर्म्स बनाते हैं, जिनमें के फ्लेजेला होते हैं। ये आपने लिख लेना है, दे आर बाई फ्लेजिलेटेड सेल्स, जो कि एंड्रोसाइट मदर सेल से बन रहे हैं। ठीक हो गया। आर्चिगोनियम की अगर हम बात करें, कहते हैं आर्चिगोनियम को अगर आप देखो तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले तो एक लॉन्ग बट ट्विस्टेड, ये देख रहे हो इस तरह से ट्विस्टेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज नेक। नेक के नीचे बेस पे ना आपके पास एक स्वॉलन पोर्शन है, इस स्वॉलन पोर्शन को हम वेंटर कहते हैं, ठीक। अगर हम नेक को देखें तो नेक जो है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की, तकरीबन आप कहते हो 4 to 6 रोज होती हैं सेल्स की, और अंदर की तरफ आप देखते हो आपको वेंटर में ना 2 सेल्स नजर आते हैं। ये असल में 2 सेल एक सेल होता है जिसकी डिवीजन से बनते हैं। एक ही हमारे पास सेंट्रल सेल होता है जो डिवाइड करके 2 सेल बनाते हैं, एक को आप कहते हो वेंटर या वेंट्रल कैनाल सेल, ठीक है, और दूसरे को आप कहते हो एग, ठीक। यहां पे अगर आप देखो ग्रीन और पर्पल, पर्पल एग है और ग्रीन वाला पार्ट आपके पास वेंट्रल कैनाल सेल है। ये असल में कैनाल सेल था जो डिवाइड हुआ और उसने ये 2 सेल बनाए। ये आपके पास है आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, मेच्योर होने पे ना हमारे पास जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेच्योर हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें, तो इसमें जो नेक वाला रीजन है ना उसके सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये जो ऊपर नेक के सेल्स हैं और जो वेंट्रल कैनाल सेल हैं, ठीक, इस पर्पल से ऊपर ऊपर ये जो सेल्स है ना इनमें होती है डिसइंटीग्रेशन, तोड़ फोड़ होना शुरू होती है। और इस दौरान ये डिसइंटीग्रेशन, जब इनमें डिसइंटीग्रेशन होती है तो ये एक पैसेज क्रिएट करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं ताकि ऊपर से जो स्पर्म आए वो नीचे एग तक आ सके, ठीक। और रास्ता कैसे बन रहा है कि एग के ऊपर जो वेंट्रल कैनाल सेल और उससे ऊपर जो नेक सेल्स हैं इनमें तोड़फोड़ होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से वहां पे पैसेज रास्ता बनता है। ये जो रास्ता होता है ये म्यूसिलेजेनियस होता है, ठीक है, जाली होता है, ताकि आपके पास बाहर से जो स्पर्म आ रहा है उसको सेफली नीचे मौजूद एग तक ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो ऊपर मौजूद वेंट्रल कैनाल सेल और जो नेक सेल हैं वो असल में म्यूसिलेजेनियस पैसेज बना के स्पर्म को एग तक पहुंचा रहे होते हैं। कहते हैं जब ये डिसइंटीग्रेशन होती है ना इन सेल्स की, तो असल में यहां आपके पास बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट से मतलब है कि ये केमिकल्स असल में स्पर्म सेल को अपनी तरफ अट्रैक्शन का काम करते हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो आपके पास बाहर से स्पर्म आ रहा है वो यहां इस सारे रास्ते से गुजरता हुआ एग तक कैसे आएगा, इसलिए आएगा कि ऊपर मौजूद सेल्स की डिसइंटीग्रेशन की वजह से यहां कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जो उस स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और स्पर्म जो है वो उन केमिकल्स को फॉलो करता करता एग तक पहुंच जाता है, ठीक है। बाय नेचर अगर हम देखें तो जनरली आपके पास ये शुगर या बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये केमिकल्स,
इनके इसी फंक्शन की वजह से ना हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मॉस स्ट्रक्चर की, उनके स्टेम की टिप पे मौजूद होते हैं, जैसा कि अभी हमने सिमुलेशन में भी देखा था जहां पानी का कतरा आया और उसने मेल गेमेटोफाइट को फीमेल गेमेटोफाइट पे ट्रांसफर किया था। ठीक, तो ये अपनी शूट्स की स्टेम की टिप पे मौजूद है ताकि आसानी से स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफर हो और वहां पे इजीली स्पर्म मूव करता हुआ एग के साथ फर्टिलाइज कर जाए। कहता है कि ये जो आपके पास गेमेटोफाइट जनरेशन होती है ना, ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है। क्यों? आसान अल्फाज में, स्पोर्स से बनी है। स्पोर्स जो थे वो मियोसिस से बन रहे थे, इसलिए वो हैप्लॉइड थे, और उन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स ने ग्रो करके जो जनरेशन बनाई वो भी हैप्लॉइड ही। लेकिन क्रोमोसोम्स की जुबान में अगर हम बात करें तो इनके हैप्लॉइड होने से मतलब ये है दे हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। याद है चैप्टर 1 के एंड पे ही मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस पढ़ते वक्त हमने बात की थी कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। उस तरह के 23 पेयर्स थे ह्यूमंस में। ठीक, लेकिन अगर आप 23 पेयर्स में से हर एक क्रोमोसोम को अलग कर दो, 23 एक तरफ चले जाए, 23 एक तरफ चले जाए, ये जो अब आपके पास पार्टीशन हुई है इसे आप कह रहे हो ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो कि गैमीट्स में होता है। तो आपके पास जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि ये स्पोर्स से बनी है, और जब स्पोर्स बन रहे थे तब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स अलग हो गए थे, इसलिए हर स्पोर में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था, और जब वो स्पोर ग्रो किया और उसने गैमेटोफाइट बनाए तो उनमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। आगे आपके पास है फर्टिलाइजेशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि मॉइस्चर जो है, हवा में नमी या बारिश के दौरान जो पानी, बारिश के कतरे जो है वो हवा से मूव करते हैं, तो उस मॉइस्चर की वजह से स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मूव कर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, और फिर आगे हमने पढ़ा वहां पे म्यूसिलेजेनियस पैसेज बनता है जो कि स्पर्म को एग तक लेके जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक, और जब आपके पास आर्चिगोनियम के अंदर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो आप देखते हो वहां पे जाइगोट बनते हैं। लेकिन जरा गौर करो, जाइगोट क्या है? इट इज डिप्लॉयड, क्योंकि यहां पे अब एग और स्पर्म दो सेल्स की होगी फर्टिलाइजेशन। स्पर्म से भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, एग से भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, दोनों मिले जब जाइगोट बना तो जाइगोट के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, इसलिए आपने देखा कि जाइगोट डिप्लॉयड है। तो आप जरा ट्रांजिशन देखो किस तरह एक हैप्लॉयड जनरेशन पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनने जा रहे हैं। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ना, अब इसने करना है ग्रो। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये ग्रो करके बनाएगा एम्ब्रियो, वो ग्रो करेगा और आपके पास एक पूरी नई जनरेशन बन जाएगी विच इज स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक, ये जो स्पोरोफाइट जाइगोट से बन रहा है ना, इसे आप देखते हो ये गेमीटोफाइट के साथ अटैच होता है। ये देखो, ये आपके पास है गेमीटोफाइट जनरेशन, इसी के ऊपर आप लोग देख रहे हो स्पोरोफाइट जनरेशन भी बन रही है। तो इसका मतलब कि स्पोरोफाइट जनरेशन अलग नहीं होगी, गेमीटोफाइट जनरेशन के साथ ही अटैच होगी और उसी पे डिपेंडेंट करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहां हो रही है, ये डोमिनेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है स्पोरोफाइट जनरेशन। कहते हैं जो आपके पास पॉलीट्राइकम के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसे पहचानना बड़ा आसान होता है, जैसा कि आप यहां इजीली देख भी सकते हो। अभी हमने अपनी सिमुलेशन में भी देखा था कि वो गेमीटोफाइट इजीली ग्रीन कलर के हमें नजर आते हैं और उसके ऊपर बारीक सा एक स्ट्रक्चर होता है सीटा और उसके ऊपर कैप्सूल, जिसको मिला के आप स्पोरोफाइट जनरेशन का नाम दे रहे होते हो। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ना, इसके स्ट्रक्चर को जरा डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं, एक और सिमुलेशन जहां अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको जरा वहां से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहां हमने सारी स्टेजेस को इकट्ठा स्क्रीन पे रखते हुए ऑब्जर्व करना है। पहले तो हमने जो सिमुलेशन देखी वो स्टेप बाय स्टेप थी और ओवर सिंप्लीफाइड थी। ये देखो जी, ये आपके पास मॉस है, अगर आप देख सको सबसे शुरू में हम इस मॉस की लाइफ साइकिल को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि किस तरह
ये वो पूरी पॉलीट्राइकम का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्लियरली नीचे ग्रीन पार्ट जो है ये गेमेटोफाइट जनरेशन और ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसके ऊपर एक थिक स्वलन पार्ट है जिसको आप कैप्सूल भी कह रहे हो और स्पोरेंजियम भी कह रहे हो। ये रहा वो, इसके अंदर आपके पास वो मदर सेल हैं। जब वो डिवाइड करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स नजर आ रहे हैं कि उनकी डिवीजन से यहां पे स्पोर्स बन रहे हैं। और ये वो स्पोर्स हैं जो ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसे ना अभी हम लेबल भी करेंगे अपनी रीडिंग में, अपर ये जब रिमूव होता है ना तो आपके पास ये स्पोर्स हवा की मदद से फैलते हैं और मिट्टी पे गिरते हैं। ये स्पोर्स ये है हैप्लॉइड, लेकिन बने किससे? स्पोरोफाइट जनरेशन से, जिसको हम कह रहे हैं कि वो डिप्लॉइड जनरेशन थी। ये देखो, ये डिप्लॉइड जनरेशन थी जिसमें मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बने। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो करने जा रहे हैं हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स में। एक आपके पास है मेल गैमीटोफाइट और दूसरा फीमेल गैमीटोफाइट। आगे अब आप देखोगे कि ये जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स हैं इनमें से फीमेल गैमीटोफाइट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपके पास एग मौजूद है यहां पे, और जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमीटोफाइट है उस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, जहां आपके पास ये देखो ब्राउन कलर के यहां स्पम्स दिखाए हुए हैं। जब बारिश होगी तो बारिश के कतरे की मदद से या हवा में नमी की मदद से आप देखोगे ये स्पम वहां वाटर के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ट्रांसफर होंगे जहां एग पड़ा हुआ है। देखा? अब यहां पे वो आपने वो स्टडी आपने खुद अप्लाई करनी है जो मैंने आपको यहां समझाई है कि असल में ये ऊपर की तरफ नेक वाला रीजन है और एग के ऊपर था वेंट्रल कैनाल सेल। वेंट्रल कैनाल सेल और ये जो नेक वाले सेल्स हैं इनमें तोड़ फोड़ होगी, जिसकी वजह से यहां एक म्यूसिलेजिनियस नेटवर्क पाथवे बनेगा जो इस स्पर्म को सेफली नीचे एग तक लेकर आएगा। और जब यहां फर्टिलाइजेशन होगी तो देखो जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है ना ये कहां पे है, ये आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। ये यहां पड़ा हुआ है। अगर आपको मैं दिखा सकूं कि ये जो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये बच्चों असल में यहां पड़ा हुआ है गैमीटोफाइट की टिप के ऊपर। अभी हमने बात की ना कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ये गैमीटोफाइट जनरेशन का जो शूट होता है स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर उसकी टिप पे पड़े होते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जहां फर्टिलाइजेशन हुई है ये गैमीटोफाइट जनरेशन की टिप पे है। इसका मतलब है यहां आप जो जाइगोट है इसने यहीं पे ग्रो करके ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन बनानी है जिसको कि हम यहां देख भी रहे हैं। ये देखो, और इसके अंदर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने स्टीटा कहा हुआ है ये, और उसके ऊपर है कैप्सूल जिसको आपने स्पोरेंजियम भी बोला। तो ये यहां पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। और मैं आपको जरा इनमें कलर के डिफरेंस से भी हाईलाइट करवाता हूं कि अपने कलर के डिफरेंस के लिहाज से ये आपके पास किस तरह के हैं। ये देखो स्पोरोफाइट जनरेशन हमने येलो कर दी और इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे वो यहां पे येलो कलर के नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो रिलीज होके ग्रो करेंगे तो हमने वहां उन्हें ब्लू दिखाया और इनसे जो गैमीटोफाइट बने वो भी ब्लू दिखा दिए। आसान अल्फाज में हमने गैमीटोफाइट जनरेशन का कलर और कर दिया है और स्पोरोफाइट जनरेशन का कलर और कर दिया है। ठीक, तो ये हमने अभी पढ़ा है जहां हमने दो डिफरेंट सिमुलेशन की मदद से इस लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड किया है। लाइफ साइकिल क्लियर होगी है ना, आगे वो जो स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई हैं ये कुछ भी नहीं है। ठीक, इसको हमने कल यहीं से स्टार्ट करना है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन हमारी बनी है इसमें अब आगे क्या स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरह वहां पे आप देखोगे कि स्पोर्स बनेंगे और फाइनली गैमीटोफाइट बनेंगे। हमने गैमीटोफाइट जनरेशन से स्टार्ट किया और अभी हम गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन पे आए हैं। अब हम कल देखेंगे कि दोबारा इस स्पोरोफाइट जनरेशन से कैसे गैमीटोफाइट जनरेशन बनेगी।
आपके पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है, वहां से आपने एसएलओ एग्जाम के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने साथ साथ ही करना है। कल बच्चों यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए